आज फिर से वही आवाज आ रही थी जो पिछले कुछ रातों से राहुल को जागने पर मजबूर कर रही थी। उसने बत्ती जलाई और देखा रात के 2 बज रहे थे। राहुल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और ज्यादातर अकेला ही रहता था। आज काम कुछ ज्यादा था तो वह देर से ही सोया था और अब यह आवाज, क्या मुसीबत है? चिल्लाते हुए राहुल बेडरूम से हॉल में आया और बत्ती जलाकर देखने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। उसे इस घर में आए अभी 4-5 दिन ही हुए थे। उसने ठीक से पूरे घर को देखा भी नहीं था। 3 कमरों का यह फ्लैट उसने किराए पर लिया था, जिसे उसके ऑफिस के ही स्टाफ ने दिलाया था। राहुल के कानों में आती हुई आवाज से उसकी नींद उड़ चुकी थी। मैं आज किसी भी तरह इस आवाज का पता लगा कर रहूंगा, बोलता हुआ राहुल जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ा तो उसे ऐसे लगा कि हो न हो इसी कमरे से आवाज आ रही है। अब वो साफ साफ सुन सकता था कि यह किसी औरत की आवाज थी। राहुल ने महसूस किया कि उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई थी। वह डरते डरते उस कमरे में गया। अंधेरे की वजह से उसे कुछ नहीं दिखा। जब कमरे की लाइट जलानी चाहिए तो एक भी स्विच काम नहीं कर रहा था। वह किसी तरह मोमबत्ती जलाकर वापस उस कमरे में आया। उसने आसपास नजर दौड़ाई लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया। वह कमरे के दरवाजे को पूरा खोलते हुए जब अंदर गया तो उस कमरे में एक पुरानी अलमारी के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक पल को उसने सोचा कि वह वापस लौट जाए, और पता नहीं क्यों उसके कानों में आती हुई आवाज में एक क्या था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह अलमारी की ओर बढ़ रहा था जहां से वो गाने की आवाज आ रही थी। राहुल ने कांपते हुए हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला और पीछे हट गया। वो क्या देखता है कि उस अलमारी में एक छोटा आईना रखा है। उसी से गाने की आवाज आ रही थी। उसके हाथ और पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने जैसे ही उस आईने को हाथ में लिया, उससे आती हुई आवाज बंद हो गई। उसने चैन की सांस ली, सोचा कि चलो भला छूटी। पर जैसे ही वो आईने को वापस अलमारी में रखने लगा, तभी उस आईने में एक चेहरा उभर आया और राहुल को अपने पास बुलाया। राहुल, मेरे पास आओ, डरो मत। आईने वाली अजीब सी औरत के मुंह से अपना नाम सुनते ही डर के मारे राहुल के हाथ पैर फूलने लगे और हड़बड़ाहट में उसके हाथ से आईना छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। तभी टूटे हुए आईने के सभी टुकड़ों में से उस भयानक चेहरे वाली औरत के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। यह सब देखते ही राहुल की हालत ऐसे हो गई कि मानो काटो तो खून नहीं, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। घड़ी के तेज अलार्म से राहुल की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठा तो उसे लगा कि उसके हाथों में कुछ है। राहुल के हाथों में वही आईना था जो कल रात उसके हाथों से गिरकर टूट गया था और जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन अभी वह आईना बिल्कुल सही था। राहुल अभी भी इस सोच में था, यह उसके पास कहां से आया? राहुल अपने हाथों में आईना देखकर चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके पास कहां से आया। उसने देखा सुबह के 8 बज रहे थे। राहुल को ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, सो उसने वह आईना वहीं टेबल पर रख दिया और काम के लिए निकल गया। शाम को जब राहुल घर आया तो फ्रेश होने बाथरूम में गया। मुंह धोते हुए अचानक उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसे कुछ याद आया। वह टेबल के पास गया और वही आईना खोजने लगा जो उसने सुबह वहां रखा था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। राहुल को लगा शायद उसे गलतफहमी हो गई थी। रात को खाना खाने के बाद जब वह लैपटॉप पर काम करने लगा, थोड़ी देर बाद उसकी नजर घड़ी पर गई तो 12:30 बजने वाले थे। उसने अपना काम खत्म किया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी राहुल ने फिर से वही आवाज सुनी, एक औरत के गाने की आवाज जो उसने कल रात भी सुनी थी। वह चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाया और फिर से वह उस ओर बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। इस बार राहुल थोड़ा चौकन्ना होकर कमरे से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, उसे गाने की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था।
वह दरवाजा खोलने से ही भी डर रहा था, लेकिन कुछ ऐसा तो था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। राहुल पसीने से तरबतर था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। वहां अंधेरा था। गाने की हल्की आवाज अभी भी आ रही थी। राहुल हाथों में मोमबत्ती लिए कमरे में घुसा और इधर उधर देखने के बाद वह अलमारी के पास जाकर खड़ा हो गया। राहुल ने अलमारी खोलकर देखा तो वो आईना वहीं रखा था जो सुबह राहुल के हाथों में था। वह एक पल के लिए दंग रह गया कि सुबह उसने आईना तो अपने कमरे की टेबल पर रखा था और शाम को वो आईना वहां नहीं दिखा। राहुल की सांसें बहुत तेज चल रही थी। ऊपर से वह इस सोच में था कि यह आईना किसने रखा। वह घबराकर पीछे हट गया। वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक आवाज से वह चौंक गया। मुझे पता था तुम आओगे। एक औरत की भयानक आवाज राहुल के कानों में पड़ी। राहुल चौंक कर इधर उधर देखता है और डर कर बोलता, कौन है? राहुल, डरो मत, मेरे पास आओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। राहुल ने हाथ जोड़कर डरते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगी। कैसी मदद? मुझे जाने दो प्लीज। राहुल का डर बढ़ता जा रहा था। मैं इस आईने से बोल रही हूं, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। इतना कहते हुए औरत रोने लगी। राहुल का डर के मारे बुरा हाल था। वह अलमारी से थोड़ी दूर रखी बेड के पास दुबक गया और वहीं से बोला, मैं क्या मदद करूंगा तुम्हारी? मैं तो खुद डरा हुआ हूं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। राहुल इतना सहम चुका था कि आईने वाली औरत की पूरी बात सुनने में उसने अपनी भलाई समझी। आईने वाली औरत ने कहना शुरू किया, मेरा नाम निशा है। 1 साल पहले मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया था। लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, इसलिए शहर के शोर शराबे से दूर मैं इस मकान में अपनी 2 साल की बेटी के साथ रहने आ गई थी। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी बेटी के साथ ही रहती थी। एक रात स्कूल का काम करते हुए मुझे देरी हो गई। मेरी बेटी सो चुकी थी और मैं भी सोने ही जा रही थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई। लगा जैसे कोई मंत्र जाप कर रहा है। पहले तो मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया और सोने की कोशिश करने लगी। फिर मैंने गौर किया कि यह किसी आदमी की भारी भरकम आवाज है और वह कुछ अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठकर आसपास देखने लगी। सभी कमरों में देखा लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं हॉल में आ गई और खिड़की के पर्दे हटाकर देखने लगी। तब भी मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया। इस घर का दरवाजा पीछे की तरफ खुलता है। घर के पीछे कुछ पेड़ और झाड़ियां थी, जिसके कारण वो दरवाजा ज्यादातर बंद ही रहता था। मुझे ऐसा लग रहा था वो आवाज उधर से ही आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो जंगल की ओर से धुआं उठता है दिखाई दिया। मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने दरवाजे को थोड़ा ही खोला और उसके पीछे छिप कर देखने लगी। धुआं जैसे ही थोड़ा कम हुआ, मैंने देखा एक आदमी आग के पास बैठा हुआ था और आसपास कुछ खोपड़ियां रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो। वह किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हवन जाप कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई काला जादू जानता था। उस आदमी की बड़ी बड़ी जटाएं थी। पूरे शरीर पर भस्म लगा हुआ था। उसने एक चाकू लिया और अपने अंगूठे से खून निकाला और उसे अपने माथे पर तिलक लगा लिया। उसका ऐसा रूप देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। मैंने अपने आप को दोनों हाथों से दबा लिया, जिससे उस आदमी को पता ना चले कि मैंने उसे देख लिया है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने वहां से हटने में अपनी भलाई समझी और मैं जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली थी, अचानक हड़बड़ाहट के कारण मेरा हाथ दरवाजे से जा लगा। अचानक हुई आवाज से वो आदमी मंत्र पढ़ते पढ़ते चुप हो गया। वो शायद समझ गया था कि मैंने उसे देख लिया है। डर के मारे मेरा हाल ऐसा हो गया था कि मानो काटो तो खून नहीं। जैसे ही मेरा हाथ दरवाजे पर लगा, खट्ट की आवाज है। मन ही मन में समझ चुकी थी कि उस तंत्र मंत्र करने वाले आदमी ने मुझे देख लिया होगा।
एक अनजाने भय के कारण मैंने उस आदमी की ओर देखा। तभी वह आदमी मेरी ओर पलटा। उसकी बड़ी और डरावनी लाल आंखें देखकर मेरी सांस रुक गई। उससे भी ज्यादा हैरान मैं ये देखकर थी, वह आदमी किसी और दिशा की ओर मुंह करके बैठा था और जैसे ही दरवाजे की आवाज सुनी उसने सिर्फ अपनी गर्दन मेरी ओर घुमाई। उसका पूरा शरीर अभी भी उसी दिशा की ओर था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। मैं कमरे में आई और अपनी बेटी को लेकर जैसे ही भागने वाली थी वो आदमी अचानक मेरे सामने आ गया। तुमने मेरी साधना को भंग कर अच्छा नहीं किया। तू जानती है मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं। तुझे मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, वो मुझे गुस्से से घूरते हुए बोला। मैंने उससे माफी मांगी, कहा मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दो। लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उस पर तो जैसे कोई भूत सवार था। इतना तो तय था वो इंसान नहीं था। इससे पहले मैंने ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं जैसे ही पीछे के दरवाजे की ओर भागी उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया और उसकी आत्मा को एक तस्वीर में कैद कर लिया। मैं चिल्लाते हुए उस तस्वीर की ओर बढ़ी। उसने मुझे भी इस आईने में कैद कर लिया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मेरे रोने की आवाज सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तूने मेरी सिद्धि प्राप्ति में बाधा डाला है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तू तड़पती रहेगी लेकिन अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगी। इस आईने से निकलती तेरी आवाज सुनकर सब डरेंगे, लेकिन तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और जब तेरी बेटी आजाद होगी तो इस आईने से नहीं निकल सकती। और फिर वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। फिर क्या हुआ? राहुल ने बहुत ही साहस बटोरते हुए उस आईने वाली औरत से पूछा। फिर क्या? उसके बाद इस घर में आने वाला हर आदमी मेरी आवाज सुनाई दी, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। तुम बहादुर हो राहुल, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम ही अब मुझे और मेरी बेटी को बचा सकते हो। इतना कहकर निशा फिर से रोने लगी। राहुल हड़बड़ाता हुआ बोला, मैं कैसे मान लूं तुम सच कह रही हो? निशा ने कहा, तुम्हें यकीन न हो तो हॉल में लगी मेरी बेटी की तस्वीर देख सकते हो। राहुल दौड़कर हॉल में गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। सच में एक बच्ची की तस्वीर थी जो बहुत उदास लग रही थी। राहुल उस ओर हाथ बढ़ाते हुए सोचने लगा कि उसकी नजर अभी तक इस तस्वीर पर क्यों नहीं पड़ी। वह दौड़कर वापस आईने के पास आया। निशा ने राहुल से पूछा, अब तुम्हें भरोसा हो गया ना मुझ पर? तो कहो करोगे मेरी मदद? राहुल सोचते हुए बोला, हाँ करूंगा, बताओ क्या करना है। निशा ने राहुल से कहा, सोच लो। राहुल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, सोच लिया। निशा ने कहा, तो सुनो, तुम्हें उस तस्वीर पर अपने अंगूठे से निकले खून से तिलक लगाना होगा, जिससे उस तांत्रिक का जादू टूट जाएगा और मेरी बेटी आजाद हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही मेरी बेटी मां पुकारते हुए इस आईने पर हाथ रखेगी तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। राहुल ने निशा को सुना। राहुल ने वैसा ही किया। तिलक लगाते ही निशा की बेटी अचानक सामने खड़ी हो गई और रो रही थी। तभी राहुल ने आईने को उस बच्ची के सामने कर दिया तो बच्ची अपनी मां को पुकार रही थी। उसका हाथ आईने से जैसे ही लगा, निशा अपने रूप में आ गई। राहुल अभी भी उन दोनों को सामने देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था। निशा ने अपनी बच्ची को गले लगा लिया। अचानक राहुल की आवाज आई। निशा उसकी ओर मुड़ी तो देखा राहुल अपनी जगह पर नहीं था, बल्कि उसकी आवाज आईने से आ रही थी। और तब निशा ने कहा, मुझे माफ कर दो राहुल, अगर मैं तुम्हें यह बता देती कि उस तांत्रिक ने भी यही कहा था कि जो मुझे उस तंत्र से बाहर निकालेगा वो खुद इस आईने में कैद हो जाएगा, तो ये सुनकर तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना पड़ा। इतना कहकर निशा उस आईने को जिसमें राहुल कैद था वापस अलमारी में रख दिया और वहां से हमेशा के लिए चली गई। अब तक तो आप ये जान ही चुके हैं कि आईने से आने वाली आवाज की तह तक पहुंचने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी राहुल को। निशा और उसकी बेटी को बचाते बचाते वो खुद आईने में कैद होकर रह गया था, जहां दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था।
लेकिन हिम्मत हार चुके राहुल की तब जान में जान आई जब उसने घर में किसी की आवाज सुनी। तो वह समझ गया जरूर उस घर में कोई रहने आया है। उसे अपने बचने की आस दिखाई देने लगी। राहुल को आईने में कैद हुए कुछ दिन बीत चुके थे। उसे ढूंढते हुए उसके ऑफिस के कुछ सहकर्मी भी आए थे, लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं था। दरवाजे पर ताला लगा देखकर वे लौट गए। उन्हें लगा शायद किसी काम की वजह से राहुल कहीं गया होगा। एक आध दिन और बीतने के बाद मकान का केयर टेकर जब किराया लेने आया तो दरवाजा खुला देखकर अंदर गया। राहुल का कहीं अता पता नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि सामान वैसा का वैसा ही है, लेकिन आदमी का कोई अता पता नहीं। इधर अपनी अच्छाई की कीमत चुका रहे राहुल को जैसे ही किसी के आने के पता चला तो वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अचानक से आती आवाज को सुनकर केयर टेकर डर गया। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं दिखा और ऊपर से रात का समय। उसे लगा कि कहीं भूत वूत का तो कोई चक्कर नहीं है। वो आदमी जैसे तैसे उस घर को बंद कर सिर पर पैर रखकर भाग गया। 2-3 दिन बीते ही थे। कमल नाम का एक आदमी जो पेशे से लेखक था उस केयर टेकर के पास घर किराए पर लेने के लिए आया। तब उसने बिना देरी किए वो मकान कमल को किराए पर दे दिया, ये सोचकर कि जब राहुल आएगा तब देखा जाएगा। इस तरह अगले दिन से ही कमल वहां रहने आ गया। कमल अकेला ही रहता था। जब भी वो घर में दाखिल हुआ तो एक रूम पहले से ही बंद था और दूसरे में कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था जो कि राहुल का था। कमल ने सोचा शायद उस केयर टेकर ने किसी और अकेले रहने वाले आदमी को किराए पर रखा होगा, इसलिए कमल ने अपना बंदोबस्त उस कमरे में कर लिया जिसमें अलमारी थी, जिसमें रखे आईने में राहुल कैद था। कमल कमरे में रहने लगा और उसने जरूरत के मुताबिक अपना सारा सामान भी जुटा लिया था। रात को खाना खाने के बाद कमल दीवार के सहारे बैठा था और अपने ही विचारों में मगन था। कमल को ऐसा लग रहा था कि उसने एक कमरा की अपने सपने में देखा है। दरअसल कुछ दिन पहले कमल एक अजीब सपना देखा था जिसमें वो खुद को एक कमरे में कैद पाया जिसमें घप्प अंधेरा था। वहां न तो कोई खिड़की थी न ही कोई दरवाजा जिससे वो बाहर निकल सके। उसने लाख हाथ पैर मारे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगा और उसका दम घुटने लगा। वो दीवार के सहारे बैठ गया। अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उस दिन सपने में बार बार उसे हाई स्कूल की घटना याद आ रही थी जब उसके साथ पढ़ने वाले कुछ मनचले लड़कों ने मस्ती मस्ती में उसे घर जाते समय नदी में धक्का दे दिया था। कमल को तैरना नहीं आता था जिससे कि वह अपने आप को डूबने से बचा सकता। वो छटपटाता रहा, हाथ पैर मारता रहा, लेकिन किनारे पर आने में असमर्थ था। वो तो भला हो एक अनजान युवक का जिसने ऐन मौके पर पानी में छलांग लगाकर उसे किनारे तक लाया। तब तक आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सबने उस युवक की तारीफ की और नाम पूछा तो उसने अपना नाम सैम बताया। कमल को खतरे से बाहर पाकर वो वहां से निकल गया। कुछ देर बाद कमल को होश आया। तब उसे उन लोगों ने उस युवक के बारे में बताया जिसकी वजह से कमल सही सलामत था। हाई स्कूल की इस घटना की याद आते ही कमल को इस युवक से मिलने की इच्छा होने लगती थी क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाया था। इससे पहले कि कमल अपनी यादों के कारवां को और आगे बढ़ाता, किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे बचाओ, कोई तो निकालो यहाँ से, कोई मेरी आवाज सुन रहा है। कमल चौंक कर इधर उधर देखने लगा। असमंजस की स्थिति थी उसके लिए। वो सोच में पड़ गया। अभी कुछ देर पहले तो वह अपने बुरे सपने को याद कर रहा था जिसमें वो चिल्ला रहा था लेकिन उसकी आवाज आ रही थी, और अब ये कहां से? कमल हैरानी से पूछा, कौन है? तो राहुल की आवाज आई, मैं हूं राहुल, मैं यहाँ कैद हूं, मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। कमल ने कमरे में फिर से नजर दौड़ाई। उसे कोई नहीं दिखा। वो थोड़ा घबराता हुआ कहने लगा, मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहां से बोल रहे हो? देखो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, मैं कह देता हूँ। राहुल समझ गया कि कमल उसकी तरह ही घबरा रहा है, लेकिन उसने शांत होकर कहा, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस अलमारी को खोलो, इसमें रखा आईना निकालो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। कमल सोच में पड़ गया। वो बैठे बैठे मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए वहां से दबे पाव भागने की सोची। धीमे धीमे कदमों से दरवाजे के पास आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसे वो दिन याद आ गया जब किसी ने डूबने से उसे बचाया था। आज वो भी किसी को बचाने की जगह जान छुड़ाकर भाग रहा था।
कमल ने राहुल की मदद करने का मन बना लिया। फिर चाहे जो भी हो वो डरेगा नहीं। हिम्मत जुटाकर वो अलमारी के पास आया। डर और घबराहट उसके चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन उस पर काबू पाते हुए उसने एक झटके में अलमारी खोला तो सामने सचमुच एक आईना रखा था, जिसे हाथ में उठाते ही राहुल की आवाज आई, मैं जानता था कि तुम्हारे लिए यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि कोई कैसे इस आईने में कैद हो सकता है, और तुम्हारा घबराना जायज भी है क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी इस घबराहट से गुजर चुका हूं। तुम मेरी बात सुनने के लिए राजी हो गए, इसकी मुझे खुशी है। ये उम्मीद है कि तुम मुझे इस परेशानी से छुटकारा जरूर दिलाओ। कमल ने धीरे से कहा, हाँ मैं सोच रहा हूँ ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो इस आईने में कैद हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कोई डरावनी फिल्म देख रहा हूँ। नहीं, ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा हादसा है जो भुलाया नहीं जा सकता। राहुल बहुत परेशानी की आवाज में बोलने लगा। फिर उसने कमल को सारी बातें विस्तार से बता दी। कैसे उसने एक औरत की गाने की आवाज सुनी और उसका पता लगाने के चक्कर में और एक माँ की दुख भरी कहानी का पता चला, और उस माँ बेटी को तांत्रिक के तंत्र जाल से बचाने के चक्कर में वो खुद ही आईने में कैद होकर रह गया। कमल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। यहाँ न तो निशा है, ना ही वो तांत्रिक जो इससे निकलने में रास्ता तो हमें बताए, और मुझे इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बचाने जाऊं और मैं खुद इसमें फंस जाऊं। तुम्हारा डर अपनी जगह सही है, क्योंकि इससे बाहर निकालने का रास्ता मुझे भी मालूम नहीं है। राहुल की आवाज में एक बहुत निराशा झलक रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद कमल उठा और कहने लगा, एक बार किसी ने मेरी मदद की थी, उसका धन्यवाद मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। अब यह सोचना है कि हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलें। हाथ में आईना लेकर कमल कमरे से बाहर निकल गया। उसने लाइट जलाई और आसपास देखा तो वहां वो खाली तस्वीर मिली जिसमें तांत्रिक ने निशा की बेटी को कैद किया था। कुछ देर तक तो वह उस तस्वीर को निहारता रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी भी इस उधेड़बुन में था कि जो बातें राहुल ने बताई और जो चीजें उसकी आंखों के सामने है वो सच हो चुका है। फिर कमल अपनी बेचैनी और जिज्ञासा को संयम करते हुए घर के पीछे का दरवाजा खोला। वहां चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे में कीड़े मकोड़ों की आवाज भी डरावनी लग रही थी, इसलिए उसने वो दरवाजा बंद कर देना ही सही समझा और राहुल से कहने लगा, यहाँ आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है जिससे हम मदद मांग सकें। इतने बड़े घर में एक कमरा बंद पड़ा है और दूसरे में तुम्हारा सामान है। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे काम का हो। राहुल बहुत ही उदासी भरे स्वर में बोलता है, मेरी नियति शायद यही थी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। कमल ने डरते डरते सलाह दी, क्यों न हम इस बंद कमरे को खोल दें और देखते हैं। राहुल ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा करना हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि इस मकान के केयर टेकर ने मुझे घर किराए पर देने के समय यही बताया था कि इसमें मकान मालिक का कुछ सामान रखा है। मुझे याद है कि निशा ने भी कहा था कि जब वो इस घर में रहने आई थी तब भी ये कमरा बंद था। राहुल ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। कुछ नहीं होगा, हम अपनी तसल्ली कर लेंगे। और कमल रुकने वाला कहाँ था, इतना कहते हुए बाहर से एक पत्थर ले आया और कमरे के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया। कमल ने उस कमरे की लाइट जलाई तो देखा वो कमरा बाकी कमरों से बड़ा था, जिसमें एक छोटी सी खिड़की थी जो घर के पीछे वाले जंगल की ओर खुलती थी। उस कमरे की बाईं ओर कुछ आड़े टेढ़े चित्र बने हुए थे और लाल रंग में कुछ लिखा भी था जो उसकी समझ से बाहर था। कमरे के दूर कोने में एक चटाई बिछी थी। पास ही एक टेबल था जिस पर ताला लगा हुआ था। एक छोटा संदूक रखा था। हाथ में आईना पकड़े हुए कमल उस संदूक के पास गया और उसे छूने ही वाला था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमल ने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। इस समय कौन आया होगा? मन ही मन में बुदबुदाते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत अपनी बच्ची के साथ और एक अधेड़ उम्र का आदमी 7-8 साल के लड़के के साथ का हाथ पकड़कर खड़े थे। उन सबको देखकर कमल चौंक गया। इससे पहले कि वो उनसे नाम पता पूछता, वो औरत बोली, मेरा नाम निशा है। ये इस मकान के मालिक ब्रजेश्वर जी हैं, ये इनका बेटा विक्रांत।
कमल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने डरते हुए बोला, क्या तुम निशा हो? राहुल ने आईने में से तंज कसते हुए बोला, निशा तुम यहां? मेरी अच्छाई का और भी इनाम देना बाकी रह गया है क्या? निशा बिना कुछ बोले घर के अंदर आई और राहुल के कमरे में गई। उसके साथ आए दोनों बच्चे नींद में ऊँघ रहे थे, इसलिए उसने बच्चों को पहले सुलाया और फिर बाहर जाकर सबसे कहने लगी, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपनी जान बचाकर और राहुल को मुसीबत में फंसाकर यहाँ से भाग गई, तो फिर मैं वापस क्यों आई हूँ? निशा ने गहरी सांस छोड़ते हुए आगे कहा, मुझे उस वक्त अपनी बच्ची के लिए जो लगा मैंने वो किया। मैं यहाँ से चली गई, लेकिन अपराध बोध के कारण मेरा दम घुटने लगा और यही चिंता मुझे खाई जाने लगी कि आईने से बाहर आने का रास्ता मुझे उस दुष्ट तांत्रिक ने बता दिया था। लेकिन मैं तो बाहर आ गई, लेकिन मेरी वजह से राहुल इस मुसीबत में घिर गया था और उसके बाहर निकालने का कोई तरीका भी न था, इसलिए मैं आधे रास्ते से ही लौट गई। फिर मैं उस केयर टेकर के पास गई और मकान मालिक से बात करनी चाहिए। तो पहले उसने नानुकुर की, लेकिन बाद में पुलिस की धमकी देने पर वह मान गया और मुझे अंकल जी का नंबर मिल गया। मैंने ब्रजेश्वर अंकल से बात की और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इस आने वाली मुसीबत से हमें जरूर छुटकारा मिल जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ आ गए। मुझे पता है कि मुझसे बड़ी भूल हुई है और मुझे इसका पछतावा भी है। क्या तुम राहुल मुझे माफ कर पाओगे? राहुल का गला भर आया था। उसने कहा, मैंने तुम्हें धोखेबाज समझ लिया था, लेकिन तुम तो बहादुर निकली। अब आप सब मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही आप सबको देख पाऊंगा। कमल ने पूछा, तो क्या आप बता सकते हैं राहुल आईने से बाहर कैसे निकलेगा? निशा ने मकान मालिक की ओर देखते हुए कहा, ये तो अंकल ही बता सकते हैं। मैंने इन्हें मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर ये परेशान हो गए थे और कहने लगे यहाँ आकर ही सारी बात बताएंगे। कमल ने जोर देकर कहा, प्लीज अंकल बताइए ना, क्या बात है? आप अभी भी गहरी सोच में दिखाई दे रहे हैं। सबको परेशान देखकर मकान मालिक ब्रजेश्वर ने कहना शुरू किया। जब निशा ने आकर मुझे सारी बात बताई तो मैं हैरान था कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल वो तांत्रिक और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई नागेश्वर है। ये मकान हमारे पिताजी ने बनवाया था। जब तक वो जिंदा थे हम सब साथ रहते थे, लेकिन उनके देहांत के बाद मैं और मेरी माँ गांव जाकर रहने लगे, पर बड़े भैया यहीं रहते थे। कब उनकी रुचि जादू टोने में होने लगी और वो तंत्र मंत्र में उलझते चले गए, हमें कुछ पता नहीं चला। इस मकान के पीछे वाले जंगल में वो तरह तरह की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होम हवन भी करते थे, ऐसा सुनने में आया था। एक बार जब मैं और मेरी माताजी उनसे मिलने आए तब वो अपने कमरे में तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। पूरा कमरा दुर्गंध से भरा हुआ था। पहले मेरे पिताजी और फिर मेरी पत्नी की ऐसे में मृत्यु से पहले ही माँ बहुत दुखी थी। अब उन्हें भैया की भी चिंता होने लगी। उन्होंने भैया से सब छोड़ने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। माँ ने उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहा। उन दोनों के बीच कहासुनी बहुत बढ़ गई। फिर माँ की बात सुनकर बड़े भाई ने गुस्से में कहा, मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे तंत्र जाल यहीं मौजूद रहेंगे। तुम लोग मुझसे कभी छुटकारा नहीं पाओगे, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। माँ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्हें घर से निकालते हुए कहने लगी, तू हमारी चिंता मत कर, अपनी सोच। ऊपर वाले की दुनिया में अगर तुझ जैसे प्रवृत्ति के लोग हैं, उसने ऐसा भी धरती पर भेजा होगा जो तेरे तंत्रों को काट सके, और उस दिन तू डरेगा उस विधाता के न्याय से। उस दिन के बाद उनके कमरे में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न इस घर को बेच दूं, लेकिन मेरी माँ की इस घर में जान बसती थी, इसलिए हमने कमरे का ताला लगाकर केयर टेकर विजय को इस घर की चाबी दे दी और हिदायत दी कि इस कमरे को न खोला जाए। फिर विजय को किराया लगाने के लिए कह दिया, जिससे यह घर खाली न रहे, भैया को यहाँ आने का मौका भी न मिले। उस दिन दुर्भाग्यवश निशा ने जंगल में तंत्र मंत्र करते देख लिया और बाधा पड़ने के कारण उनके गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और निशा आईने में कैद हो गई। राहुल जैसे निर्भीक और निडर व्यक्ति ने निशा को तो उस कैद से मुक्ति दिला दी,
लेकिन खुद उसमें उलझ गया बेचारा। निशा ने आत्मविश्वास से कहा, उस चेहरे को याद करते हुए मेरी रूह कांप जाती है। मैं कैसे भूल सकती हूँ वो डरावनी और लाल आंखें जब वो मुझसे कह रहा था, आईने को मिला है शराब, चेहरा देख रूह जाएगी कांप। अंगारे बरस रहे थे उसकी आंख से। उसके शराब के कारण राहुल को मेरा भयानक चेहरा दिखा था, जिससे वो डर गया था। लेकिन उसकी निडरता ने मुझे तो आज़ाद कर दिया और वो उसमें फंस कर रह गया। अब चाहे जो भी हो, हम उसे आज़ाद करेंगे। निशा की बात सुनकर कमल ने कहा, क्यों ना मैं एक बार उस तांत्रिक के कमरे में चलकर देखे, कुछ तो होगा जो हमारे काम आ जाए। कमल, निशा और मकान मालिक ब्रजेश्वर उस कमरे में गए जहां तांत्रिक रहता था। कमल ने आईने को नीचे चटाई पर रख दिया और दीवार पर बने चित्रों और शब्दों को समझने की कोशिश करने लगा। तभी आईने से राहुल की आवाज आई, क्या हुआ, कोई रास्ता मिला क्या? प्लीज मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। राहुल की बात सुनकर कमल इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कहा, क्यों न हम इस संदूक को खोलकर देखें, हो सकता है यहाँ कुछ रखा हो। ब्रजेश्वर ने कहा, ये भैया की संदूक है जिस पर हमेशा ताला लगाकर रखते थे। इसे छूना तो दूर, उनके कमरे में भी आता था तो वह बहुत गुस्सा हो जाते थे। कमल ने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं इस ताले का संबंध दीवार पर बने चित्रों और शब्दों से है? कुछ सोचते हुए कमल ने निशा से कहा, जरा गौर से देखो, एक आदमी पेड़ों को काट रहा है और यहाँ कुछ लकड़ियां रखी है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी मुश्किलों का हल लकड़ियों में छोड़ा है। हाँ, और जरा इन शब्दों को पढ़, वो हुआ यही है दफन कहीं, जो मिल गया तो मुश्किल ही नहीं। या मतलब हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है इसका? निशा जैसे तैसे शब्दों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर अपना माथा खपाने के बाद कमल और निशा ब्रजेश्वर की ओर मुड़े। तभी राहुल ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं यह पहेली और लकड़ी आपस में जुड़े हों? राहुल की बात सुनकर कमल ने एक नज़र कमरे को देखा और कहने लगा कि लकड़ी की तो एक ही चीज यहाँ मौजूद है और वो है ये टेबल। कहीं इसमें तो कुछ नहीं है? इतना कहते ही वह टेबल के पास गया और संदूक को उससे उतार कर रख दिया। टेबल को उलट पुलट कर पीट पीट कर देखने लगा और उसमें तो कुछ भी नहीं दिखा। उस टेबल के नीचे एक गोलाकार डिजाइन था। कमल ने आओ देखा न ताओ उस गोलाकार पर एक जोर का मुक्का दे मारा। हाथ लगते ही टेबल का वह हिस्सा जमीन पर जा गिरा। कमल ने उस हिस्से को उठाया और सब तरफ से घुमाकर देखा। तभी पीली धातु से बनी हुई चीज उसमें फंसी हुई थी, वो चमक रही थी। कमल उसे निकाल कर देखा तो एक छोटी सी चाबी थी, जिसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। कमल फटाफट उस चाबी से संदूक खोला। उसमें एक पर्ची के अलावा कुछ नहीं था। निशा ने आगे बढ़कर उस पर्ची को खोला। उस पर्ची में लिखा था, पूर्णमासी को जन्मा वो देवांश ही होगा जिसके स्पर्श मात्र से मेरा तंत्र भंग हो जाएगा। निर्भीक, निडर और अल्पायु का समावेश न मिला तुम्हें मेरे तंत्र जाल का ये जादू फिर पूरे घर पर छाएगा। अब ये क्या नई मुसीबत थी? इसे पढ़कर कुछ देर पहले जो मुस्कान सबके चेहरे पर छाई हुई थी वो उड़ गई थी। परेशानियां थी जो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल की कोई भी आवाज न सुनकर निशा ने दिलासा देते हुए कहा, राहुल तुम ठीक हो? देखो तुम परेशान मत होना, हम सब मिलकर यहाँ तक पहुंचे, आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। कमल ने विश्वेश्वर को देखा कि वह संदूक को एकटक होता हुआ देख रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ अंकल, आप खोए खोए लग रहे हैं, क्या कोई बात है जो आप हमसे कहना चाह रहे हैं? तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब अचंभित रह गए। उन लोगों की आवाज सुनकर विश्वेश्वर का बेटा विक्रांत उठ गया और कमरे में आ गया, जहां अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसका पैर चटाई पर रखे आईने पर पड़ा। जब तक किसी की समझ में कुछ आता, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। रोशनी ने सबकी आंखें चौंधिया गई। किसी चीज को तड़कने की आवाज आई। जब रोशनी का प्रभाव कम हुआ तो कमरे में कुछ भी सामान्य नहीं था। जब सब कुछ शांत हुआ तो सबने देखा जिसकी किसी को भी आशा नहीं थी। सामने राहुल खड़ा था और चटाई पर आईने के टूटे हुए टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। कमल ने राहुल को छूते हुए पूछा, छूकर देखने लगा और पूछा, तुम ठीक तो हो ना राहुल? राहुल को सही सलामत देखकर निशा की भी खुशी का ठिकाना ना रहा।
क्योंकि उसके मन का बोझ अब हल्का हो गया था। राहुल को अचरज हुआ। हाँ, मैं ठीक हूं, मैंने तो खुली हवा में सांस लेने की तमन्ना ही छोड़ दी थी, मगर ये सब कैसे हुआ? इससे पहले कि कमल राहुल को कुछ बताता, उसने विश्वेश्वर अंकल से पूछा, अंकल, तो क्या यही बात थी जो आपको परेशान कर रही थी? क्या आप इन सब के बारे में जानते थे? विश्वेश्वर अंकल ने अपने बेटे को गले से लगाकर कहा, मुझे खुशी है यह सब ठीक हो गया। ईश्वर के प्रति माँ की आस्था और भी मजबूत हो गई। जब मैंने पर्ची की लिखी बातों को पढ़ा तभी मेरा माथा ठनका। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की यही मर्जी थी, इसलिए उन्होंने भाई साहब के मंत्रों को तोड़ने के लिए उसके भतीजे विक्रांत को अपने अंश के रूप में भेज दिया। सुबह की पहली किरण के दस्तक के साथ रात का अंधियारा छटने लगा और घर में तंत्र मंत्र से फैले जाल का सफाया भी हो गया। राहुल और कमल अपने अपने सामान समेटने लगे। बीते कुछ दिनों में इन सब के साथ जो हादसा हुआ उसे भुलाने के लिए उन्होंने उस घर को छोड़ना ही बेहतर समझा। विश्वेश्वर ने भी उस घर को बेचने का पक्का इरादा कर लिया था। तो हमारे चैनल, अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी हो और आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आप ये बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। धन्यवाद।